जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर सोशल साइंस का लेकर आ गया हूं। ठीक है, इसमें हम आज सोशल साइंस में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं उसका सोल्यूशन अच्छी तरह से आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम आपको 80 क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है, वहाँ पे एग्जाम में आपको 80 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 40 बनाना है। ठीक है, वहाँ पे आपको इसी तरह से 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको कितना बनाना होगा, तो 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको 80 का 80 ही टोटल बताएंगे, मतलब 80 में जितने भी क्वेश्चन 80 हैं उस सभी 80 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको 40 ही बनाना होगा। ठीक है, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी? तो कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? कोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो था आपका 1919 में पारित हुआ। हम यहाँ से एक और प्रश्न बता देते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुने होंगे, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो वो भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये और वो भी प्रश्न याद हो गया। मतलब रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। याद कर लीजिए, 2 प्रश्न आपको सिखा दिया। चलो नेक्स्ट देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए यहाँ पे आ गया, के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो आप सुने होंगे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम। ये जो थे अपना नाइट की उपाधि त्याग दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो आप नाम सुने होंगे बिस्मार्क। ये जर्मनी के एकीकरण में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये संस्कृत में भी पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया? तो लाहौर 1929 लाहौर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी जी? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। कौन थे भाई? निक्सन। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? काउंट काबूर को। किसने किया था? किसको किया गया था? तो काउंट काबूर को। रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किसने किया? किसने किया? तो इनका नाम सुने हैं? रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ही किया था। ठीक है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 1921 में, लेनिन के द्वारा। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। याद रखिएगा। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1931। नई आर्थिक नीति
कब लागू हुई? तो 1921 कहिएगा, 1921, 31 नहीं, 1921। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो साइमन कमीशन। कौन सा नाम है भाई? साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। किसका? यंग इंडिया का। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल की। किसकी? बाइबिल। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राही लिपि। कौन सा लिपि? ब्राही लिपि। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? वापस लेने की बात हो रहा है, ठीक से क्वेश्चन पढ़िएगा। 1911। कब? 1911। रूस में कब दास्ता समाप्त किया गया? दास्ता प्रथा रूस में कब समाप्त किया गया? तो 1861 ईस्वी में। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। हो ची मिन्ह की सरकार थी? तो उत्तरी वियतनाम में। कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम में। वार एंड पीस किसने लिखा? टॉल्स्टॉय। किसने भाई? टॉल्स्टॉय ने। सोवियत संघ के विघटन हुआ था? कब हुआ था जी सोवियत संघ का विघटन? तो याद रखिएगा 1991 में। 1991 में। पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया? किसने दिया जी? तो अजीम उस शान ने। अजीम उस शान ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो अजात शत्रु ने। किसने की? अजात शत्रु ने। तो अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को उड़ाइए। देखिए, कहा जा रहा है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये आपको तो याद ही होगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ाते हैं। देखिए, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को उड़ाया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के अंग है? तो गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के अंग है भाई? तो ये जो होंगे दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र। किसके अंतर्गत? द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या होता है? टाका है। क्या है भाई? टाका। ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका। तो अगला सवाल देखते हैं। प्रोफेसर मो यूनुस का संबंध किस देश से है? तो प्रोफेसर मो यूनुस की संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्पकालीन। क्या होगा? अल्पकालीन। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जवाहर रोजगार योजना। तो अगला क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1989 में। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1989 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने का गारंटी दी जाती है? तो 100 दिनों का। कितना दिनों का? 100 दिन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए आपको पता होनी चाहिए कि कितने राज्य आयोग हैं। तो 35 है। कितने हैं भाई? 35 यानी 35। अगला सवाल देखते हैं, प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति। अगला देखते हैं क्वेश्चन, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। तो जैसे आप कोई आय कमाए, ठीक है, उसमें आप क्या कर दिए? उपभोग कर दिए। ठीक है, उपभोग मतलब कुछ खर्च कर दिए और उसमें कुछ बचाए भी हैं, बचत भी किए हैं। तो बोला जा रहा है कि व्यय और बचत, भाई बचत और व्यय को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? आय प्राप्त हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा? आय हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया के चक्रीय प्रवाह है? तो आर्थिक क्रिया के चक्रीय प्रवाह तो देखा जाए तो उत्पादन, व्यय, आय, ये सब हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? कब लगाया गया था? तो 1868 में। दादा भाई नौरोजी का नाम सुने ना, उन्हीं के द्वारा। तो 1868 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सहकारिता मूलभूत तत्व नहीं है? तो सहकारिता मूलभूत तत्व कौन नहीं है, ये आपको देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिवार्य सदस्यता। क्या हो जाएगा? अनिवार्य सदस्यता, ये नहीं है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो गैर आर्थिक आधारित संरचना कौन है भाई? तो स्वास्थ्य है, ये नहीं है। ये गैर आर्थिक आधारित संरचना कौन है भाई? तो स्वास्थ्य। अगला सवाल देखते हैं, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। क्या संबंधित है भाई? तो ये नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो कितने वार्ड हो सकते हैं अधिकतम? तो 75 हो सकते हैं, यानी 75। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण को लेकर चलाया गया था, जिसमें महिलाएं खास रूप से भाग ली थी। पेड़ से चिपक कर पेड़ पौधा का संरक्षण की थी, बचाई थी, जिसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। ठीक है, तो अगला सवाल उड़ाते हैं, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो कांसीराम। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून लागू होता है तो किस पे लागू होता है? तो सांसद और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से क्या हो गया? अलग हो गया, पृथक हो गया। नहीं तो बिहार का ही क्षेत्र था झारखंड। ठीक है ना, लेकिन अब अलग हो गया। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था। और सब है, लेकिन नहीं होने की बात कहा गया है। तो एकहरी शासन व्यवस्था ये संघीय प्रणाली में नहीं है। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितना है? तो याद होनी चाहिए 543। कितना है? 543। अगला सवाल देखिए,
पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था? तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। ठीक है। अगला सवाल, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई कब हुई थी? तो 1958 में। 1958 में। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, नाम सुने हैं ना? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, अपना ही देश है, जिस देश में हम लोग रहते हैं ना, क्या नाम है? भारत। ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश किसको कहा गया है? तो भारत को कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत से हम क्या सीखे? हिंदी में पढ़े ना, मैक्स मुलर लिखे हैं। ठीक है, तो उसमें भी भारत का ही चर्चा किया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? तो किस देश के नागरिक हैं भाई? तो म्यांमार के। किस देश के? म्यांमार के। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना की कुल परिमाण, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। तो क्या है भाई? तो अलगाववाद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का नाम सुने हैं, यूपी, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, याद रखिएगा, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो आदित्यनाथ योगी। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल का कहा गया है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो सितंबर 1987। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? सबसे अधिक वनावरण वाला देश कौन सा देश है भाई? तो रूस है, याद रखिएगा। ठीक है। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो याद रखिएगा, किस में होता है? तो लैटेराइट मिट्टी में। ठीक है, यानी लैटेराइट मृदा में। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, नाम सुने हैं? डिगबोई। सबसे अधिक भारत का देखा जाए तो खनिज तेल उत्पादक वाला क्षेत्र है डिगबोई। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, इनमें कौन रोपण फसल है? रोपण फसल की नाम पूछ रहा है, तो रोपण फसल में कौन कौन आ जाता है? चाय भी आ जाएगा, रबर भी आ जाएगा, गन्ना भी आ जाएगा, यानी इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला सवाल, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो 1991 में, याद रखना है। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय, याद किया है ना, बहुत बार पूछा गया है। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ओडिशा। कहाँ पे भाई? तो ओडिशा में। ओडिशा में। अगला सवाल, इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक खनिज अभ्रक है। ठीक है, ये सब तो कार्बनिक में आ जाएंगे ना, जीवाश्म ईंधन है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अभ्रक। अगला सवाल, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। अगला सवाल, कौन कोयला घटिया किस्म का होता है? तो पीट कोयला सबसे घटिया पीट कोयला, और सबसे जो बढ़िया किस्म का जो कोयला होता है ना, तो वो होता है एंथ्रासाइट। ठीक है,
उच्चतम कोटि वाला कोयला पूछे तो एंथ्रासाइट, घटिया किस्म का पूछेगा तो पीट कोयला। इसमें घटिया कोयला पूछा गया है किस्म का तो पीट, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कहा गया है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई? चाय चाय चाय, तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ पे? असम में। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? असम में। अगला, फाइराइट किस प्रकार की खनिज है? तो फाइराइट जो है आपका धात्विक खनिज है। कैसी किस्म का खनिज है? तो धात्विक। अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ है? तारापुर। याद रखे हैं ना, तारापुर, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडारमा का संबंध किस खनिज से है? तो कोडारमा का खनिज किस खनिज से है? तो अभ्रक से। याद रखेंगे किससे? अभ्रक से। अगला सवाल देखिए, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कतर। क्या हो जाएगा? कतर ने। अगला सवाल, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? जूट का अग्रणी उत्पादक कौन है? जूट का सबसे अग्रणी पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, अपना ही देश है, जूट का अग्रणी उत्पादक होता है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो नील नदी से। विश्व की सबसे लंबी नदी भी इसी को कहा गया है, नील नदी को। आसवन बांध से संबंधित भी देखा गया तो नील नदी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो आतंकवाद। ये तो प्राकृतिक थोड़े ना है, ये तो मानव द्वारा बना है ना, इसमें मानव रहते हैं ना, आतंकवाद जो बनते हैं। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो सबसे विनाशकारी भूकंप आया था किस बार? 1934 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? तो बाढ़ आएगा तो हम ऊंचे स्थान पे जाएंगे तभी तो सुरक्षित रहेंगे, यानी ऊंचे भूमि सुरक्षित है। ठीक है। अगला सवाल, भूस्खलन से अभिप्राय है? तो भूस्खलन से अभिप्राय है कि मलबों का खिसकना, ठीक है, चट्टान का खिसकना, चट्टानों का गिरना, ये सब हो जाएगा। तो यानी इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, ये सब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा उत्तर। अगला सवाल देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप वाले क्षेत्रों में कैसा भवनों की आकार होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए। तो चलिए थोड़ा सा और बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। तो आयताकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमने इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से बताया और वीडियो बिल्कुल करेक्टली बताया है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उन सभी का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, बस मेरे साथ बने रहना है आपको। ठीक है।